एंडोस्पोर फॉर्मेशन में जब कंडीशन अनफेवरेबल रहता है तो बैक्टीरिया फॉर्म्स थिक वॉल स्ट्रक्चर और थिक वॉल स्पोर एंड दैट स्पोर इज रिफर्ड एज एंडोस्पोर. ठीक है. नाउ दिस एंडोस्पोर एक्ट्स एज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर. पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन में बने और उसमें उसको सर्वाइव करने में हेल्प करे, और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर से वो जर्मिनेट करके नया स्ट्रक्चर बना, नया ऑर्गेनिज्म बना दे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. ना कितना रेजिस्टेंट आप ये देख लीजिए कि इट कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर रेंज ऑफ -100 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय पास्चराइजेशन. जो होता है ना कि गर्म 65 तक किया फिर ठंडा कर दिया पास्चराइज करने के लिए, उससे भी ये खत्म नहीं होता है. थोड़ा डाउन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition, bacteria forms thick walled spore. Bacteria forms thick walled spore known as endospore. Thick walled spore known as endospore. It is highly resistant structure can survive in temperature range of -100 degree centigrade to 100 degree centigrade. Can survive in temperature range of -100 degree to 100 degree centigrade. Cannot be destroyed by pasteurization. Cannot be destroyed by pasteurization. It acts as perinating structure. It acts as perinating structure. It acts as perinating structure. It acts as a perinating structure. मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में perinating structure का मतलब होता है कि those structure which helps in survival under unfavorable condition. Those structure which helps in सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट इज एबल टू सर्वाइव अंडर सच एडवर्स कंडीशन. ऐसा क्या है इसके पास. तो पहला रीजन है कि इसका वॉल जो होता है ना बहुत थिक होता है. वॉल थिक होने के कारण क्या होता है कि आउटर एनवायरनमेंट का इफेक्ट इनर एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ता है. पहला. दूसरा, इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है विथ लो मेटाबॉलिक रेट. तो फूड ज्यादा है. ठीक है. और मेटाबॉलिक रेट कम है. तो रिजल्टेंट क्या होगा कि खाना ज्यादा समय तक चलेगा. ठीक है. तीसरा, जब आप इसको देखेंगे तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है. लो वाटर कंटेंट. तो उसका क्या फायदा है. अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा या जितना ही वाटर होगा वो लो टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर आइस क्रिस्टल बनेगा तो वो क्या करेगा, वो सेल के इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है क्योंकि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को सब आइस अफेक्ट करता है. तो वो नहीं होगा क्योंकि पानी कम है. और लास्ट, इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है एंड दैट एसिड इज नोन एज कैल्शियम डीपी कोलिनिक एसिड.
ठीक है, कैल्शियम डिफिकॉलनिक एसिड। ये जो कैल्शियम डिफिकॉलनिक एसिड है, इट एक्ट्स एज एंटी कोएगुलेंट, मतलब अंदर के कंटेंट को ये जमने नहीं देता है। ठीक है, थर्ड वन, एंडोस्पोर इज एबल टू सर्वाइव, एंडोस्पोर इज एबल टू सर्वाइव under adverse condition because of following reasons, because of following reasons. First, presence of thick cell wall, presence of thick cell wall. Second, high amount of reserve food material, high amount of reserve food material with low metabolic rate, high amount of reserve food material with low metabolic rate, low water content, low water content. Next, presence of calcium dipicolinic acid, presence of calcium dipicolinic acid, which acts as anticoagulant, calcium dipicolinic acid which acts as anticoagulant, मतलब अंदर के कंटेंट को जमने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन व्हिच इज आल्सो रिफर्ड एज primitive way of DNA transfer or it is also referred as sort of sexual reproduction. So next लिखिए, next heading is genetic recombination in bacteria or primitive way of DNA transfer or sort of sexual reproduction. ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया और प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरिया के केस में वी डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने ये पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में ही पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्रिफिथ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वाटर पे एंटीकोगुलेंट के इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बाय ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लोकोकस
निमोनिया। बाद में इसने क्या देखा कि ये डिप्लोकोकस नहीं है, पता चला, इसने नहीं लिखा, बाद में पता चला कि इट इज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के देयर आर 2 स्ट्रेन्स। ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। एक है आर स्ट्रेन और दूसरा जो है वो है एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रफ स्ट्रेन and S stands for smooth strain. ये रफ और स्मूथ क्यों है? बिकॉज इट इज रफ बिकॉज देयर इज नो कैप्सूल। और ये स्मूथ क्यों है? बिकॉज देयर इज कैप्सूल। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। तो अगर कैप्सूल नहीं है तो ये क्या होगा? दिस विल बी नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, और अगर कैप्सूल होगा तो इट विल बी पैथोजेनिक। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया, बाद में चला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 2 स्ट्रेन्स, मतलब 2 टाइप, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, रफ, स्मूथ, विदाउट कैप्सूल, विथ कैप्सूल, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। लिख लिया सबने? ठीक है, अब इसने क्या किया, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया? इसने माइस को लिया, ठीक है, एंड दिस माइस इज इंजेक्टेड विथ आर स्ट्रेन। इसने क्या देखा कि देयर इज नो डिजीज एंड नो डेथ। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, माइस को लिया एंड इंजेक्टेड विथ एस स्ट्रेन। What you observe, there is disease and there is death. उसके बाद इसने क्या किया, थर्ड में सॉरी, माइस को लिया एंड इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इसने क्या देखा, देयर इज नो डिजीज एंड नो डेथ। ठीक है, अब फाइनली इसने क्या किया, 4th वाले में माइस को लिया एंड इट इज इंजेक्टेड विथ R strain and heat killed S strain. ठीक है, R strain and heat killed S strain. What you observe, there is disease. ठीक है, then there is death, and for his surprise, from
dead mice, live S strain is isolated. Now, अब क्या था कि on the basis of this observation, ये जो लास्ट वाला है, on the basis of this observation, Griffith concluded that there is something in this heat-killed S strain which transforms non-pathogenic R strain into pathogenic S strain. मतलब इस हीट किल एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा है जो कि नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है पैथोजेनिक एस स्ट्रेन में. ही कॉल्ड द सब्सटेंस एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, which was later on identified as DNA. And this phenomenon is known as transformation. Right on. On the basis of this observation, Griffith concluded that there is something in heat-killed S strain. There is something in heat-killed S strain which transforms non-pathogenic R strain into pathogenic S strain. He called it transforming principle. Which was later on identified as DNA. And this phenomenon is known as transformation. Now, अब देखो, आपने एक मीडियम में हीट की लेस स्ट्रेन को डाला और लिविंग आर स्ट्रेन को डाला और हमारा आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया चूहे के अंदर. तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आर स्ट्रेन का डीएनए है वो अपने सराउंडिंग मीडियम से एस स्ट्रेन के डीएनए को पिक कर ले रहा है. मतलब जैसे मान लीजिए ये आर स्ट्रेन है और ये एस स्ट्रेन है. एस स्ट्रेन तो मरा हुआ है, तो ये आर स्ट्रेन का डीएनए है सर. अरे नहीं यार, कंबाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में होता है, यहां बता दे रहा हूं, वहां बोल दूंगा आपको बताया हुआ है. कंबाइन करे कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है. तो ये जो आर स्ट्रेन है उसका डीएनए जो है वो एस स्ट्रेन के डीएनए को पिक कर ले रहा है. सो दिस एबिलिटी ऑफ आर स्ट्रेन DNA to pick the DNA of S strain from the surrounding is referred as competence. Right on. Ability of DNA of R strain. To pick DNA of S strain from surrounding
surrounding is known as competence, is known as competence, is known as competence. ठीक है, अब देखो हमने गर्म करके ऐसे स्ट्रेन को तो मार दिया, बट उसका डीएनए जो है उसका नेचर मेंटेन रहा। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि डीएनए इज थर्मली स्टेबल। तो हमने तो बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन उसका डीएनए जो है उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। इससे क्या इंफरेंस ड्रॉ होता है? इंफरेंस ये ड्रॉ होता है कि डीएनए इज थर्मली स्टेबल। ठीक है, जरा डन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, on the basis of this experiment, it can be inferred that DNA is thermally stable. DNA is thermally stable. ठीक है? Now, next heading. Conjugation. Next heading is conjugation. By Lederberg and Tatum. Conjugation by Lederberg and Tatum. ठीक है, समझ लो, बहुत सिंपल है। देखो, एक बैक्टीरिया, ये एक दूसरा बैक्टीरिया, ये इसका न्यूक्लियोइड, ये इसका न्यूक्लियोइड। ठीक है, एक बैक्टीरिया के पास क्या है? एफ प्लाज्मिड है। दिस इज योर एफ प्लाज्मिड। तो ये एफ प्लस स्ट्रेन हो गया, और इसके पास नहीं है तो इसको कहते हैं एफ माइनस स्ट्रेन। ठीक है, अब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, जब कॉन्जुगेशन होने वाला होगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब बिटवीन दीज टू बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है? सेक्स पिलाई, मैंने आपको बता चुका हूं। और साथ के साथ क्या होगा? ये जो एफ प्लाज्मिड है, इट विल मेक इट्स कॉपी, and one of the copy through this conjugation tube is transferred to this bacteria. तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास दो बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, you have two bacteria and both these bacteria are with F plasmid. तो ये भी F प्लस हो गया, ये भी F प्लस हो गया। कॉन्जुगेशन इज अकम्प्लिश्ड। मैंने क्या बताया कि दो बैक्टीरिया है, एक के पास F प्लाज्मिड है, दूसरे के पास नहीं है। अब क्या होगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, साथ के साथ क्या होगा? प्लाज्मिड भी अपना कॉपी बना लेगा प्लाज्मिड, और एक F प्लाज्मिड इसके थ्रू इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, आपका कॉन्जुगेशन अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो आपके जानने के मतलब का है वो ये है कि sometime what happens during the process of conjugation, this F plasmid gets integrated with nucleoid. F plasmid जो है न्यूक्लियोइड से आके जुड़ जाता है, and this resultant structure is known as episome. We call it episome. And if there is formation of episome, अगर एपिसोम का फॉर्मेशन होता है, then the rate of conjugation increases up to 1000 times. मतलब अगर मान लो अभी 1 मिनट में एक कॉन्जुगेशन हो रहा था, तो अब 1 मिनट में 1000 कॉन्जुगेशन होगा। और ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं HFR स्ट्रेन, दैट इज रिफर्ड एज HFR
strain, that is high frequency strain. ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, दो बैक्टीरिया हैं, एक के पास है प्लाज्मिड, एक के पास नहीं है। जिसके पास है प्लाज्मिड उसको हम लोग कहते हैं F प्लस स्ट्रेन, F प्लाज्मिड वाले को F प्लस स्ट्रेन कहते हैं। जिसके पास नहीं है उसको हम लोग कहते हैं F माइनस स्ट्रेन। ठीक है, F माइनस स्ट्रेन। ठीक है, अब क्या है, दोनों के बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया, और साथ के साथ क्या होगा, यह प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो है प्लाज्मिड है वो बगल वाले बैक्टीरिया में चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों F प्लस स्ट्रेन हो गए, आपका कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये जो F प्लाज्मिड है वो जाके न्यूक्लियोइड से अटैच हो जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एपीजोम। और अगर एपीजोम का फॉर्मेशन हुआ तो रेट ऑफ कॉन्जुगेशन विल इंक्रीज अप टू 1000 टाइम्स, एंड सच बैक्टीरिया आर रिफर्ड एज HFR स्ट्रेन और हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। ठीक है, sometime during conjugation F plasmid sorry gets integrated with nucleoid मैंने इंटीग्रेट में जुड़ जाता जाके, integrated with nucleoid, resultant structure is known as episome. Resultant structure is known as episome. If there is formation of episome, rate of conjugation increases up to 1000 times. Rate of conjugation increases up to 1000 times, and bacteria is referred as HFR strain or high frequency strain. HFR strain और हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, F प्लाज्मिड जो है न्यूक्लियोइड से जाकर अटैच हो जाता है, F प्लाज्मिड गेट्स इंटीग्रेटेड विथ न्यूक्लियोइड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एपिसोम, and if there is formation of episome, then the rate of conjugation increases up to 1000 times, and bacteria is referred as HFR strain और high frequency strain. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसडक्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसडक्शन. Lederberg and जेंडर. ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया 1. अब इस बैक्टीरिया को किसी बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. मान लो ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, इसने इसको अटैक किया, तो हमें पता है क्या होगा, ये अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से इंटीग्रेट कर देगा. ठीक है,
ऐसा कुछ दिखेगा। अब क्या होगा कि ये अपना कॉपी बनाना शुरू करेगा, तो बैक वायरल पार्टिकल बनना शुरू हो जाएगा, वायरल डीएनए और कैप्सिड वगैरह। ठीक है, जब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल बन जाएगा तो अब क्या होगा, ये इस सेल को ब्रेक कर देगा, लाइसिस। ठीक है, और बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा। अब ये जो डीएनए यहां लगा हुआ था इसके अंदर, बैक्टीरिया में जुड़ा हुआ था, उसको भी निकालेगा। कभी कभी क्या होता है कि along with the viral DNA some amount of bacterial DNA also comes। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया, ये वायरल डीएनए हो गया, और ये जो हमारा नया वायरस बना वो हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा वायरस बन गया जिसके पास ये पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए भी आ गया। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया 2। अब मान लो इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को अटैक किया, तो क्या होगा, सेम चीज होगा, ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और ये वायरस का डीएनए इसमें आएगा। ठीक है, तो इस वायरस के डीएनए में थोड़ा सा पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, और बाकी ये वायरस का डीएनए आ गया। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि एक बैक्टीरियोफेज के हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के पास पहुंच गया। दिस बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज नोन एज ट्रांसडक्शन। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, कुछ लोगों ने बोला फिर से रिपीट कर दो सर। मैंने कहा ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, तो अपने डीएनए को इसके साथ इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के बाद अपना कॉपी बनाएगा, उसने कॉपी बना लिया। अब कॉपी बनने के बाद जब सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपी बन जाएगा तो उस बैक्टीरियल सेल को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पे इसने अपना डीएनए लगाया था उसको भी निकालेगा। तो जब कभी कभी क्या होता है, वायरस के डीएनए के साथ साथ थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास एक ऐसा वायरस आ गया जिसके पास उस वायरस का डीएनए तो है, साथ में साथ इस बैक्टीरिया का भी डीएनए है। अब उस वायरस ने किसी अलग बैक्टीरिया को अटैक किया, तो फिर सेम चीज होगा, अपने डीएनए को इससे जोड़ेगा। तो इसके डीएनए में तो पहले वाले बैक्टीरिया का भी डीएनए है, तो पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास पहुंच गया, किसकी मदद से, बैक्टीरियोफेज की मदद से, और इसी को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा डाउन। ट्रांसडक्शन इज transduction is bacteriophage transduction is bacteriophage mediated bacteriophage mediated transfer of DNA from one bacteria to another, from one bacteria to another. It is bacteriophage mediated transfer of DNA from one bacteria to another, from one bacteria to another. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, तो हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, या मोनेरा को, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड
eubacteria on the basis of cell wall and cell membrane structure. ठीक है, done. Bacteria is divided into two different groups. Bacteria is divided into two different groups. That is Archaebacteria and Eubacteria. That is Archaebacteria and Eubacteria on the basis of cell wall and cell membrane structure. On the basis of cell wall and cell membrane structure. देखो, अगर इन दोनों में से एक चूज करना है, यू विल गो फॉर सेल वॉल. ठीक है, अगर सेल वॉल नहीं है, यू विल गो फॉर सेल मेम्ब्रेन. और दोनों है और दोनों चॉइस में है, यू विल गो फॉर बोथ. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए. तो ये मैं आपको बता रहा था कि बैक्टीरिया को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अगर इनमें से एक चूज करना है, यू विल गो फॉर सेल वॉल, नॉट सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल वॉल नहीं है, यू विल गो फॉर सेल मेम्ब्रेन. और अगर दोनों चॉइस में और ऐसा ऑप्शन कुछ दिया हुआ है कि दोनों को चूज करना, यू गो फॉर बोथ. ठीक है, चलिए. तो अब हम लोग आर्कीबैक्टीरिया करते हैं. रेडिंग आर्कीबैक्टीरिया. तो वर्ड आर्की का मतलब क्या होता है? आर्की वर्ड का मतलब होता है एंशिएंट. दिस वर्ड आर्की मीन्स एंशिएंट. और ये हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया. So they are also referred as ancient bacteria. They are also referred as ancient bacteria. ठीक है, इनको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स. एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब होता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को लव करते हैं. दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में, एनारोबिक कंडीशन में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में. दैट्स व्हाई we call them extremophiles. Third on, they are also referred as extremophiles. They are also referred as extremophiles because they are found in extreme environmental condition. Because they are found in extreme environmental condition. इनका जो origin है, their origin is considered to be coterminous with origin of life on planet Earth. मैंने वर्ड यूज किया कोटर्मिनस. इसका मतलब क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ में अर्थ ओरिजिनेट हुआ, वो पहला लाइफ फॉर्म यही था. ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर स्टिल फाउंड इन दोज हैबिटेट विच रिजेंबल्स एंशिएंट अर्थ कंडीशन. मतलब अभी भी वो ऐसी जगह पे मिलते हैं जब अर्थ बन रहा था, तो वो जैसा कंडीशन था वैसा कंडीशन में मिलते हैं. राइट. Their origin is considered to be coterminous. Their origin is considered to be coterminous with origin of life on planet Earth, as they are still found
in those habitat which resembles ancient earth condition, which resembles ancient earth condition. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशन, ऐसा क्या है इनके पास कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सारे रीजन है, कुछ आप जान लीजिए। जैसे पहला, इनके सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन होता है। दे हैव स्यूडोम्यूरिन इन सेल वॉल। जैसे अगर आपको याद होगा तो बैक्टीरिया में हमने आपको बताया था कि नैम प्रेजेंट होता है, यहां नैम नहीं होता है। नैम की जगह होता है एन एसिटाइल टेलोजा मेनोरॉनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट बताते हैं तो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इनके मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं। जो ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। देन जब आप इसके डीएनए को देखोगे, ठीक है, तो डीएनए में हमें पता है ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी। एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि अमाउंट ऑफ जीसी इज सिग्निफिकेंटली हायर देन अमाउंट ऑफ एटी। मतलब जीसी का कंटेंट ज्यादा होने से क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड, they are able to survive under extreme condition. They are able to survive under extreme condition because first, they are able to survive under extreme condition. They are able to survive under extreme condition because in their cell wall pseudomurine is present. In their cell wall pseudomurine is present. Second लिखिए, on membrane branch chain lipids are present. On membrane branched chain, पहला पॉइंट मैंने कहा इन सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन इज प्रेजेंट। इन सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन इज प्रेजेंट। दूसरा लिखिए श्रुति, ऑन देयर मेम्ब्रेन ब्रांच चेन लिपिड्स आर प्रेजेंट। ब्रांच चेन लिपिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्ड, इन देयर डीएनए amount of GC pair, guanosine and cytosine, GC pair is significantly higher than amount of AT pair. ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इन देयर डीएनए, गरिमा लिखिए, इन देयर डीएनए amount of GC pair, GC, guanosine and cytosine pair is significantly higher than amount of AT pair. Amount of AT pair नॉट रिक्वायर्ड फंक्शन। जहां देखो जो भी है ना, जो रिक्वायर्ड होगा मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, बस यही कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता सब। ओके ना, नेक्स्ट लिखिए, अगर
आपको याद होगा, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा कि डीएनए जो है हिस्टोन के हेल्प से पैकेजिंग होता है हमारे में यूकेरियोट्स में, ठीक है। और बैक्टीरिया में मैंने बताया है कि पॉलीएमाइन्स हेल्प करता है डीएनए को पैकेज करने में। यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया डीएनए इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन लाइक प्रोटीन। हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन की तरह प्रोटीन होता है। Right? In case of in case of archibacteria, in case of archibacteria, DNA is packaged with the help of DNA is packaged with the help of histone-like protein. DNA is packaged with the help of histone-like protein. और भी बहुत सारे कारण, बट ये मेजर कारण है, जिसे कारण हम कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इन विच दे आर प्रेजेंट। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Archibacteria is divided into 3 different types on the basis of habitat in which they are present. ठीक है, habitat in which they are present, that is methanogen, halophiles and thermoacidophiles. Methanogens, halophiles and thermoacidophiles. ठीक है ना। मिथेनोजेंस, रेडिंग मिथेनोजेंस, ठीक है। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब, मतलब they can survive only in the absence of oxygen, and they are responsible for production of methane gas, okay, like methanobacter, methanococcus. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूमन ऑफ कैटल। कैटल के स्टमक में ये प्रेजेंट होते हैं, रूमन में, where they are able to, where they are responsible for fermentive breakdown of cellulose। जो सेलुलोज वहां प्रेजेंट होता है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, thus helps in digestion of cellulose। और इस पूरे प्रोसेस में मीथेन इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। मीथेन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, समझ में ना। जो गोबर गैस प्लांट है, उसमें जो गोबर गैस जो प्रोड्यूस होता है, मीथेन, रिच इन मीथेन। मीथेन होता है, CO2 होता है, H2 होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डन। They are obligate anaerobe. They are obligate anaerobe responsible for production of methane gas, responsible for production of methane gas. Next one लिखिए। They are also present in rumen of cattle. They are also present in rumen of cattle, where it is responsible for fermentive breakdown of cellulose,
where it is responsible for fermentive breakdown of cellulose, thus helps in digestion of cellulose. ठीक, next point again. They are responsible for production of methane in gobar gas plant. They are responsible for production of methane gas in गोबर गैस प्लांट. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका. मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस एक्सेट्रा. मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस एक्सेट्रा.